अच्छा, अमेरिका की डिमांड तो इस अमन मुआहदे की काफ़ी हद तक वाज़ेह हैं। आप क्या समझती हैं कि ईरान की क्या डिमांड्स हो सकती हैं या ईरान को क्या मिल सकता है? क्योंकि एक अमेरिकी न्यूज़पेपर ने ये भी दावा किया है कि हो सकता है कि ईरान को कैश में 20 अरब डॉलर यानी 20 अरब डॉलर्स मिलें। ये जो पैसे हैं, जो इनके पैसे मुख्तलिफ जगह पे मुंजमद हैं या जमे हुए हैं, अगर वो खोल दिए जाते हैं तो ईरान को तकरीबन इमीडिएटली यानी कि इस फैसले के फ़ौरन बाद अगर ये फैसला होता है कि जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगी हैं वो उठ रही हैं, जो 1979 रेवोल्यूशन के बाद लगी थी, तो तकरीबन $20 बिलियन उस वक्त का टाइम के थे जो सिर्फ और सिर्फ चीन के पास थे। इसी तरह $7 बिलियन मतलब हिंदुस्तान के पास थे, $1 से $2 बिलियन जापान के पास थे। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं आज के टाइम में तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, 20, 30, 40, 50 हर एक के पास है। तो सिर्फ ईरान के अपने एसेट से ही ईरान को $200 बिलियन का इमीडिएट इफेक्ट होगा। ये मतलब एक सैंक्शन रिमूव करने से जो अमेरिका की तरफ से होती है, तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है 1979 की जो रेवोल्यूशन आई थी उसके बाद कोई दुनिया ने तो उन पर सैंक्शन नहीं लगाई, ये अमेरिका की तरफ से एकतरफा थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो जब अमेरिकन सैंक्शंस रिमूव होती हैं तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ईरान की इकॉनमी पे, ईरान के जो गुमशुदा असासे हैं उनके ऊपर और ईरान की जो बहाली है उसके ऊपर। और ज़ाहिर है अगर ईरान के रास्ते खुलते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को है और उसके साथ साथ मशरक़ वस्ता के बाकी ममालिक। अगर ये अमन मुआहदा हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल क्या इसकी पासदारी करेगा? क्योंकि अगर हम इसराइल का रिकॉर्ड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो उन्होंने काफ़ी जगहों पर वायोलेशन की। उनकी तरफ से कोशिशें तो जारी रहेंगी, कुछ गल्फ की कंट्रीज़ की तरफ से भी, लेकिन जो अहम बात है, गल्फ के अंदर भी एक बहुत बड़ा डिवीज़न आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तजारत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। और अगर ये होता है तो एक तरह से आप ये समझ लें कि जो सिक्योरिटी और इकनॉमिक ऑर्डर है गल्फ के अंदर, वो वेस्ट से मूव करके ईस्ट की तरफ आएगा, मतलब ईस्ट से मूव करके वेस्ट की तरफ आएगा। और अगर वेस्ट की तरफ आता है तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, तुर्की ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इस लिहाज से एक नया आर्किटेक्चर होगा जो बैनुल-अक़वामी दुनिया की तजारत का ज़ामिन बन सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये छोटी डेवलपमेंट नहीं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस सारी सूरत हाल में आप अरब अमारात का क्या रोल देखती हैं? अरब अमारात लाइक यूएई। यूएई। देखिए, यूएई तो इसराइल का सिक्योरिटी कॉरिडोर का हिस्सा है और उनका मरकज़ है। उन्होंने अपने तमाम तर जो कार्ड्स हैं वो इसराइल के साथ लगा दिए हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ। इस वक्त वो एक फाइनेंशियल बेस हैं अब्राहम अकॉर्ड्स की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनका जो दूसरा साथी है वो हिंदुस्तान है। सो अगर आप उनसे कोई और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर को नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे आप हमारी सबा बता रही हैं कि यूएई जो है वो इस वक्त बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और उसका फ्रीक बना हुआ है, लेकिन यूएई के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा लेबर क्लास काम कर रही है। तो अगर हमारे रिलेशन मज़ीद ख़राब होते हैं या बेहतर नहीं होते तो ये तो हमारी बड़ी लेबर एंड पाकिस्तान भी इससे इफेक्ट होगा। मेरे ख्याल से तो यूएई को इसको मस्बत तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि अगर तिजारत बेहतर होती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, स्टेट ऑफ ईरान में, तो ज़ाहिर है उससे इस खत्ते के अंदर इस्तेहकाम पैदा होएगा। देखिए, दौरान जंग तो ना तो कोई इन्वेस्ट करेगा, अगर जंग के ख़तरात रहते हैं कि किसी वक्त भी ईरान और यूएई के दरमियान जंग हो सकती है या इजराइल के दरमियान जंग हो सकती है, तो कोई वहाँ आके टूरिज्म पे तो नहीं जाएगा एग्जैक्टली। और ना ही वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा कि यहाँ हम कुछ खरीद लें और उसके बाद बेचते हैं, उसके बाद खरीद लें। इसकी एक इम्प्लीकेशन है। सो इम्प्लीकेशन यही है कि जब ये खित्ता मुस्तहकम होएगा तो यूएई बेहतर होगा। फैसला इनको करना पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी कॉरिडोर की तरफ रहेंगे या इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ। दोनों जो फ्रीक हैं, ईरान एंड यूएस, वो दोनों खुद को विनर कह रहे हैं, तो आप किसको समझती हैं कौन है इस जंग का फातेह? देखें, दोनों विनर्स हैं। अमेरिका को अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपने मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा जो है फैसला करवाया है। फैसला क्या था? फैसला ये था कि जेसीपीओ के बाद तमाम तर जुमरात थी वो जानी थी बरतानिया को, फ्रांस को और बाकी ममालिक को, और अमेरिका तक वो नहीं पहुंचनी थी क्योंकि अमेरिका के मामला ईरान के साथ बहुत सख्त थे। सो अब जो मामला तय कर रहा है वो पा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। सो चाहे वो तेल के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, सिक्योरिटी ऑर्डर के लिए हो, तो जाहिर है अमेरिका को उसको बराह रास्त फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर ईरान जो है डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जाता और टोल नहीं लेता, तो इसका मतलब ये है कि वो ईरान जो है एक तरह से जो एग्जिस्टिंग डॉलर सिस्टम है उसको सपोर्ट कर रहा है बैनुल-अक़वामी सिस्टम में। इसका मतलब ये कि जो अमेरिका की जो बैनुल-अक़वामी तेल की तिजारत, बैनुल-अक़वामी तिजारत जो है उसके अंदर जो डॉलर की सेंट्रलिटी है वो मेंटेन हो रही है। तो ये एक छोटा फ़ायदा नहीं, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये मैं आपको स्ट्रेटेजिक फ़ायदों की बात कर रही हूँ। टैक्टिकल फ़ायदे पे आ जाएँ तो टैक्टिकल फ़ायदे में ज़ाहिर है ईरान को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है।
क्योंकि ईरान ने अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मस का मतलब जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस स्टेलमेट में उनका पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर कंट्रोल या रिलेंशन जो है उसकी जो उनको थोड़ा सा छोड़ा है वो उन्होंने अपने फैसले के मुताबिक किया है। अमेरिका नहीं कर सका, बावजूद कि जब उन्होंने कहा कि जी हमने ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड लगाया है, ये फैसला बहरहाल ईरान का था, ठीक है। सो इस लिहाज से अमेरिका को फ़ायदा है, उनकी फर्म्स को फ़ायदा है। अब अगर वो आगे कुछ फ़ायदा तय कर लेते हैं और कल ईरान जो है वो भी अमेरिका से कुछ एविएशन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स ले लेता है, तो एक तरह से उनकी डिफेंस इंडस्ट्री, बाकी जो उनको नुकसान हुआ है वो मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। वो ये कि क्या मिडिल ईस्ट उसको दोबारा ट्रस्ट करेगा अमेरिका को, उस सतह तक मेरे नहीं ख्याल से। पाकिस्तान की वहाँ एंट्री जो है वो इस बात की वजाहत है कि जो एतमाद टूटा है मशरक़ वस्ता के ममालिक का 100% अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे या इजरायली टेक्नोलॉजी पे, तो वो दोबारा नहीं आ सकता। तो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफ़ाई मुआहदा है, क्या आप समझ रहे हैं कि ये मज़ीद एक्सटेंड होगा और कंट्रीज़ भी इसमें शामिल होंगे या होने चाहिए? देखिए STMA का तो मतलब ये दो तरफा है, लेकिन या ये इस तरह का कोई इस और तरह का इस्लामिक मायदा जो नेटवर्क? है और हो सकता है, कतर के साथ हो सकता है, बाकी ममालिक के साथ हो सकता है, क्योंकि देखिए असल मकसद जो है इस खत्ते के अंदर इस्तेहकाम पैदा करना है। असल मकसद ये है कि आप गैर ज़रूरी जंगों के अंदर हिस्सेदार ना बने। तीसरा ये है कि अगर आपकी ऐसी सूरत हाल हो तो आपको ये पता है कि आपके और आपके पार्टनर के जो मफादात हैं उनमें हम 100% हम आएंगे। इस वक्त जो चीज़ नज़र आई उनको वो ये कि इजराइल कतर के मामले में भी कतर को नज़र आई कि जब अमेरिका के मफादात और इजराइल के मफादात मुख्तलिफ थे, तो कतर पे जब अटैक आया तो अमेरिका ने कि जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स थे उन्होंने कतर का दिफा नहीं किया, ठीक है। अब बाद में वही इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते रहे बहुत सारी चीज़ों को डिफेंड करने में। सो इसका मतलब ये कि लिमिट्स हैं जब आप एक जॉइंट अलायंस में जाते हैं, लेकिन इससे ज़ाहिर है मशरक़ वस्ता के अंदर एक असर नो एक नई सोच आई है कि वो कितनी हद तक एक दूसरे के साथ चलेंगे, कितनी हद तक चीज़ें चेंज करेंगे और कहाँ तक आगे जाएंगे। ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका जैसे एक बड़े सुपर पावर को मजबूर कर दिया, तो आप क्या समझती हैं एज ए एक्सपर्ट, एज ए डिफेंस एनालिस्ट, कि अमेरिका समुद्री मुकाबला क्यों नहीं कर सका ईरान का? देखिए, जब आप अस्करी हिकमत अमली सिखाते हैं तो 3 चीज़ें सिखा दी जाती हैं आपको। पहले टरेन, दूसरी टरेन, तीसरी टरेन। यानी कि अगर आप टरेन को अपने अस्करी हिकमत अमली के साथ मतलब स्मर्ज करने में कामयाब नहीं होते तो कामयाबी से आपको फ़ायदा नहीं होता, यानी कि आपका एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ आप समझते हैं कि जो ईरान की जंग की स्ट्रेटजी थी वो एज कम्पेयर टू US बेहतर थी? टोटल डोमिनेंस थी। देखें, क्योंकि एसिमेट्रिक है ना, इसका अगर आप इसका अहाता किया जाए तो अमेरिका ने जो असेसमेंट की हुई थी उसके मुताबिक उनके पास तकरीबन 3,500 फ़ौजी हैं, तमाम गल्फ़ की फ़ौजियों को मिलाकर 50,000 उनके फ़ौजी हैं हर थिएटर ऑफ वॉर में, ठीक है। अब 50,000 जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो 6.5 लाख या 10.5 लाख ईरानी फ़ौजी का जवाब तुम नहीं दे सकते ना। देखें, ऑफेंसिव डिफेंस का एक कॉन्सेप्ट है। दूसरी जो है उसकी बेस थी वो ये कि हम डिफेंसिव वॉर लड़ेंगे। तो डिफेंसिव वॉर जब आप लड़ते हैं तो इंटरसेप्टर की जो गेम थी वो तकरीबन $588 मिलियन वर्सेस $15 मिलियन। जो ईरान ने खर्च किए $588 मिलियन उन्होंने खर्च किए अमेरिका और उनके एलाइज ने। तो जो रेशो है 60-1। सो इट इज़ फर्स्ट टाइम कि टेक्निकल एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ी गई, जिसके अंदर ईरान का ना सिर्फ पलड़ा भी बेहतर रहा, ईरान की डिसीजन मेकिंग, ईरान की डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि अमेरिका के पास ईरान की पॉलिटिको कल्चरल इंटेलिजेंस थी, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं थी। अगर थी तो फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।